हमारे साथ अभी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीईओ हमारे साथ है। इनका नाम जो है सूर्यांश सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूं और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूं। और आपको बता दें, ये 56 कंपनी का सीईओ है, जो 13 साल में की उम्र में जो है, जिस उम्र में युवा जो है, बच्चे लोग जो है खेलने कूदने का उम्र होता है, उस उम्र में जो है 56 कंपनी का सीईओ का जो है खिताब जो है अपने नाम कर चुके हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 15 साल का हूं और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूं। खेलने कूदने का उम्र में आप 56 कंपनी का सीईओ कैसे बन गए? जी, मतलब यही तो मैंने भ्रांति तोड़ी है कि ये खेलने कूदने की उम्र नहीं है, ये लाइफ में सीखने की उम्र है। इस एज में लोग को समझना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, ग्रो करना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, आपको जो भी सेक्टर में ग्रो करना है। ये एज एक गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि आपके ऊपर कमाने का प्रेशर नहीं है। आपके ना फैमिली ना फ्रेंड्स आपको कहेंगे कि तुम पैसे नहीं कमा रहे हो। 13 से 18, 19, 20 जो एज होता है, सीखने की उम्र है। पढ़ाई के साथ कोई भी इंसान अगर एक्स्ट्रा कोई काम करे, करिकुलर में जाए, वो ऐसे ही ग्रो करेगा, क्योंकि ये एज ही होती है कि अभी मैं थक नहीं रहा हूँ। मैं 15 घंटे काम कर रहा हूँ, 17 घंटे काम कर रहा हूँ, या फिर मैं सो भी नहीं रहा हूँ, लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, लगातार लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ, जो भी चीजें मेरे लाइफ में होती हैं, मैं थक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र ही इतनी कम है। क्योंकि मेरे अंदर वो जो जोश है खेलने कूदने का, मैं अपने काम के ऊपर लगा रहा हूँ। बस यही चीज था जो ये मेरे अंदर एक अंतर आया, और पेरेंट्स का जो प्रभाव था, उनका जो सपोर्ट था, उसके कारण ये सारी कंपनीज वगैरह हुई। पेरेंट और के सपोर्ट बस के कारण ये संभव हो पाया। मेनली उसी के कारण हो पाया। मेरे पास आइडियाज होते, एक सिंपल सी बात है। छोटा सा बच्चा एक आइडिया है, वो मुझे अगर समझाते ही नहीं कि इसको ग्रो कैसे करना है, वो मेरे साथी खड़े नहीं होते। मुझे किसी इवेंट में जाना है, स्टार्टिंग में तो मैं कुछ नहीं कमाता था उस वक्त, उन्हीं पेरेंट्स ही खर्चा क्योंकि पे एक्सपेंस हो जाता उन्हीं के फंड्स पे आज भी मेरी कंपनी किन के ऊपर चलती है, क्योंकि सारे लोग मिलकर हमारी कंपनी को बढ़ा रहे हैं ना। तो क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट एक मेंटल सपोर्ट होता है, सारी सारी चीजें यहाँ पे थी, उसी कारण सब कुछ हो पाया, जो कि रेयर है, लेकिन तभी ये सब कुछ हो पा रहा है। तो आप खुद से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स एक बहुत बड़ा, आपको नहीं कहते हैं कि जो एक ऐसा मनोबल जो कभी टूटेगा नहीं, जो आपके साथ ही रहेगा। यही आज के युवा में थोड़ी कमी है, जो और जो चीज मेरे पास थी, यही चीज मैंने उसका उपयोग किया, और उसके कारण ये सब कुछ हो पाया। अच्छा, आपका पहला कंपनी कौन सा था जिसपे आप काम किए थे स्टार्टिंग में? जी, स्टार्टिंग में तो मेरी कंपनी मंत्राफाई थी, क्रिप्टो करेंसी कंपनी मेरी, उससे मैंने स्टार्ट किया था, उससे मेरा जो भी कॉन्सेप्ट आया था उसके ऊपर। और ये कंपनी जो प्रॉपर मैं बता रहा हूँ, और उससे पहले एक नॉर्मल, जब मैं फ्रीलांसर के रूप में नॉर्मल काम करता था ऑनलाइन, और सीखने के लिए बस, तो वही ग्राफिक कार्ड्स खुद से कैनवा पे डिजाइन करना है, कुछ कुछ, क्योंकि बच्चा था, आज भी वो मेरा वो स्टोर ऑनलाइन, डिजिटल। क्योंकि हमेशा डिजिटल ही रहा ना। मैं बाहर जाके क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है इंटरनेट का, लैपटॉप का, वो मैं उसी के ऊपर निकालता हूँ, और उसी का उपयोग करके जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है। स्किल्स और एजुकेशन, तो अभी देखते हैं देश में जो एजुकेशन पे लोग ज्यादा काम, स्किल्स पे जो है काम नहीं करते। आज से मतलब अभी जो रिवोल्यूशन आया स्किल्स को लेकर, मैं एक पहले बात नहीं पूछता था। हूँ आपसे कि एक नॉर्मल मानसिकता होती है। हाँ। आप किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, चलिए आपका उसमें 10 लाख लगेगा 2 साल का। इंडियन पेरेंट्स सोचेगा भी नहीं एक बार, अगर वो कन्विंस्ड है कि मेरे बेटे को आईआईटी भेजना है, आईआईएम भेजना है, या फिर एमबीए कराना है, या फिर कॉलेज भेजना है, डॉक्टर बनाना है, वो लाखों रुपए कर्ज लेके बैंक से वगैरह, फ्रेंड कलीग से लेके वो पैसा दे देंगे, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन पे पेरेंट्स सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। फिर भी ये देश क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है उस स्पीड से, जिस स्पीड से अमेरिका, जापान जापान इंडिया से छोटा कंट्री है, किस लेवल पे वो ग्रो कर रहा है। इंडिया आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हम अमेरिका की आज जो जीडीपी है ना, वो 20 से 21 ट्रिलियन डॉलर की है, ट्रिलियन डॉलर की। ट्रिलियन डॉलर की है, और हमारा देश 3.5 से 4 ट्रिलियन 4 पे है। ट्रिलियन। तो ये आप सिंपली समझ सकते हो, 5 गुना ज्यादा जीडीपी। उसके ऊपर कर्ज भी बहुत है अमेरिका के ऊपर, लेकिन फिर भी एक जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहां आप जाइएगा ना, वहां स्किल्स के ऊपर लोग ध्यान देते हैं। आपका एडमिशन हो गया है, चलिए, मतलब सबसे बड़े वहाँ के बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो नॉन गया, अटेंडिंग होता, नॉन अटेंडिंग होता है। येल में गए, स्टैनफोर्ड में गई, आपका एडमिशन वहाँ हो गया, या फिर लंदन, यूरोप, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं। ऐसा कैपेबिलिटी वहाँ के बच्चा का होता है ना, कि अगर आप चाहे स्टैनफोर्ड में भी क्यों नहीं जा रहे हैं, इंडिया का बच्चा एस्पायर करता है आईआईटी में जाने के लिए, वो स्टैनफोर्ड से पढ़ यहाँ रहा से है। सुंदर पिचाई पढ़ी। हाँ, आईआईटी से, वो भी तो आईआईटी से। वो लोग तो मतलब बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड थे, क्योंकि पढ़ाई के साथ एक अपने ऊपर स्किल के ऊपर काम किए, और काम करते रहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आज गूगल के सीईओ और पहले एग्जीक्यूटिव जो कि बिलियनियर बन रहे हैं, वो एक सैलरीड इंसान है। उनकी सैलरी है 2200 करोड़ हर साल, गूगल उनको देता है। एक सैलरी लेने वाला इंसान आज बिलियनियर बन रहा है, क्यों? क्योंकि उनके पास कला है। बिलियनियर मतलब जिनकी संपत्ति 8,000 करोड़ से ऊपर की हो जाती है। आप समझ सकते हैं, इस देश का युवा 5 लाख 10 लाख कमाना चाह रहा है। सुंदर पिचाई जी हर साल 2100 करोड़ रुपए सैलरी लेते हैं किसी कंपनी से। अगर आपको जॉब करना है, तो उनसे बड़ा इंस्पिरेशन और क्या है पैसे के मामले में? उनसे बड़ा इंस्पिरेशन और कोई हो भी दुनिया नहीं का सकता सबसे है। बड़ा नौकर मतलब कह सकते हैं, है ना? नौकरशाह कहिए, क्योंकि मतलब एक नौकर है, साहब, मतलब इतना सैलरी दुनिया का कोई नहीं ले, जियो अभी नहीं ले अभी कोई नहीं ले अभी रहा तक है नहीं इस लिया। बड़े स्केल पे, इतना फेमस होने के बाद भी। मैं कहा था हार्वर्ड के बच्चे, उनका एडमिशन आज हुआ, आज एलॉन मस्क यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में थे, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की। और उनके उनके साथ क्या केस था कि उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं उस कंपनी का नाम, आज हम लोग पेपल के नाम से उनको जानते हैं। पेपल का बहुत बड़ा ब्रांड, अगर आपको फॉरेन से पैसा लेना है तो इंडिया में पेपल पेपल के थ्रू अकाउंट ही पे आपको डॉलर चलाना में, पड़ेगा। आपको डॉलर से आईएनआर में उसी में आता है। उनके पास वो एक आइडिया आया था। सोचिए, जो इंसान इतना ब्रिलियंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका, जैसे यहाँ आईआईटी है ना, वैसे वहाँ की यूनिवर्सिटीज है, एग्जाम्स को क्रैक किया, पढ़ते रहे, एडमिशन हुआ, लेकिन 2 दिन बाद ड्रॉप आउट लेके आ गए अपने स्टार्टअप पे काम करने के लिए। पेंसिल्वेनिया में आप चले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, एक इतना बड़ा कैंपस, एक आपको प्रभावित कर देता है ना बच्चों को, कि मैं इतना बड़े कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। और वो 2 दिन बाद उस कॉलेज को छोड़ के पेरेंट्स को कह के कि मुझे अब पढ़ना नहीं है, मुझे काम करना है अपने नॉलेज के ऊपर। आज 450 बिलियन डॉलर की कंपनी है पेपल, एक स्टार्टअप। आज भी वो एक स्टार्टअप के रूप में ऑपरेट कर रहा है। और 22 साल की उम्र में एलॉन मस्क जी ने पेपल स्टार्ट किया, और 27 की उम्र में उनके पास 350 करोड़ रुपए थे। एक एग्जाम्पल मैं पैसों का बता रहा हूँ। अगर वो 22 साल में कॉलेज में पढ़ते रहते,
4 साल बीत जाता, 26 की उम्र में वो कॉलेज से निकलते और फिर वो किसी जॉब के तलाश में रहते, लेकिन उसी समय उनके पास 400 करोड़ रुपए अकाउंट में आ होते। गया था अकाउंट में। क्यों? क्योंकि काम किया। अच्छा सूर्यांश, आप एक बात बताएं, जी। आपकी जो 56 कंपनी है, जी। अभी उनका मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू अभी $30 मिलियन का है, और अभी ये तो मतलब 6-7 महीने पहले की मैं बात करूँ, क्योंकि मैं चेक नहीं करता वैल्यूएशन इतनी जल्दी, क्योंकि एक रिपोर्ट 30 आता है। मिलियन डॉलर का है। जी, 250 मैं इससे 240-250 करोड़ के हिसाब से हुआ मेरी कंपनी का महज वैल्यूएशन। आप 15 साल के हैं और आप मार्केट वैल्यू आपकी कंपनी का 300 करोड़। जी, जी, ऐसा मतलब एक नंबर है, मैं प्रभावित नहीं होता हूँ इन सारी चीज़ों, क्योंकि मुझे अपने विज़न पे काम अच्छा, करना है। कभी सूर्यांश को जो है बड़े कंपनियों के द्वारा ऑफर मिला है जी, बहुत ऑफर काम मिला करने है। के लिए कि हमारे साथ आइए, हम आपको 200 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, 300 करोड़ दे रहे हैं, हमारे साथ काम कीजिए? बस जो आपने अमाउंट कहा उसी के करीब ऑफर आया करते थे। स्टार्टिंग में मतलब नॉर्मली मैं सामने बैठा हुआ था, ऐसे ही उस दिन क्या हुआ था ना कि विवेक बिंद्रा जी को आप जानते होंगे। ये हाँ। मैं आज तक मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको जानते होंगे। उनकी टीम के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था। वो लोग मुझसे बात मतलब बहुत ही वो भी उनकी टीम भी बहुत ब्रिलियंट लोगों से भरी हुई है। इतना बड़ा एम्पायर चला रहा है मोटिवेशनल बिज़नेस का। अच्छा, जब मीटिंग के लिए ऑफर आता था तो मीटिंग करते थे? हाँ, मीटिंग तो मैं हमेशा करता हूँ। मैं सिंपल अगर आप एक तो देखते हैं अगला बंदा क्या दे रहा है, अगला क्या मैं मीटिंग हमेशा करता हूँ। ये तो उससे मैं हमारा औकात पता चल जाता है ना। अपना वैल्यू मुझे पता चल रहा था उस वक़्त, अरे चलो मुझे कम से कम कोई इंसान ये अमाउंट देने को चाह रहा है। आज से 1 साल पहले मैं कहीं पे नहीं था और आज यहाँ पे आ गया हूँ कि ऐसे-ऐसे ऑफर मुझे मिल रहे हैं। तो मैं मीटिंग तो हमेशा उस वक़्त करता था। अब मैं भले ही, क्योंकि अब तो सब जान भी चुके हैं कि ये पैसा लेगा नहीं, झूठ-मूठ का मीटिंग करना क्यों है इसके साथ। तो उस वक़्त मीटिंग हुई थी, मैं मीटिंग खत्म करके ऐसे ही बैठा हुआ था, मुझे रैंडमली फ़ोन आया और मतलब इस देश के एक तो वो जितने बड़े कंपनीज़ को आप जानते हैं उनमें उनका अच्छा खासा स्टेक है। 2 ढाई % हर कंपनी में रखते हैं। एक समझ सकते हैं कि एक अरबपति इंसान था और फैशन डिज़ाइनिंग में भी वो किसी जुड़े हुए थे। इस देश के बड़े फैशन डिज़ाइनर्स में से वो आते हैं आज भी। उनका ऑफर आया कि सूर्यांश, मैं तुम्हारी फाइनेंस की कंपनी में मंत्रा फाई में मैं 32 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। रैंडम मतलब एक तो ये रेयर होता है क्योंकि उनकी तरफ से ना कोटेशन आता है कि मैं इतने पैसे, कॉल पे कोई पैसा डिस्कस नहीं करता है प्राइवेसी रीजंस के लिए। 32 करोड़ का ऑफर, मैं बाहर ऐसे ही टहल के बात कर रहा था कि सुना ये 32 करोड़ कौन दे रहा है मुझे, क्योंकि पहला ऑफर मेरे लाइफ का था वो। मैंने पापा को आके बताया कि लेकिन वो कह रहे हैं मुझे मेजॉरिटी स्टेक चाहिए, मुझे 51% कंपनी का दे दो, तुम काम करो, सैलरी लो, आराम से काम करो। तो गड़बड़ हो फिर जाएगा, तो गड़बड़ है क्योंकि अपनी आपका ऑनरशिप को छीन लिया जाएगा। अपनी वो कह रहे थे कि तुम काम करो, मैं खुद की कंपनी में क्या काम करूँ। खुद को नौकर बनना हाँ, यही बात है। और बस यही एक मानसिकता है जो मैंने तुरंत रिजेक्ट किया। मैंने उसके बाद उनके फ़ोन का आंसर ही नहीं किया, वो खुद ब अच्छा खुद सूर्यांश, देखते हैं कि बड़े-बड़े कंपनी अगर वो देख ले, स्विगी देख ले, ज़ोमैटो देख ले, पेटीएम देख ले, ये तमाम कंपनियां बैंकक्रप्ट हो जाती है। जी, लॉस क्या कारण रहता है? मैसिव ग्रोथ एक बहुत बड़ा चीज़ है। हम जैसे बूटस्ट्रैप फाउंडर है ना, जो खुद से लगा रहे हैं, हाँ। हमें समझ है पैसों की। एक-एक रुपया जो कमा रहे हैं, हमारा ध्यान रहता है जल्द से जल्द रेवेन्यू बनाएँ। तब तो जेब में पैसा आएगा, क्योंकि हमारे पास तो खानदानी पैसा भरा नहीं हुआ है। हम लोग तो धरातल से जुड़े लोग हैं। हम लोग रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जल्दी, इसलिए मैं वैल्यूएशन को वैल्यू ही नहीं देता। 250-300 करोड़ इज़ नथिंग फॉर मी एंड माय कंपनी, जो मेरे पास जो विज़न है। मैं रेवेन्यू पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि अगर 1 करोड़ भी आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसको 2-3 करोड़, 10 करोड़ करना है कि अपना ग्रोथ हो और अपने समाज का ग्रोथ हो। उनके पास क्या दिक्कत है ना कि वो स्टार्ट करते हैं। आज इंडिया में ओला के फाउंडर हैं, अरे मतलब भावेश अग्रवाल जी, इंडिया के एलन मस्क वो अपने आप को समझते हैं और अच्छा काम भी कर चुके हैं। ओला इलेक्ट्रिक जो स्कूटी आप देखते हैं उन्हीं स्कूटी की, निकाले हैं। वो भी एक हिट प्रोडक्ट रहा, वो भी मैसिव लॉस में ही है, लेकिन उनकी अब तीसरी कंपनी उनकी आई है। आपने चैट जीपीटी एआई के बारे में बहुत सुना होगा। एआई में आप अभी, क्योंकि मेरी कंपनी के बहुत सारे काम उसी से होते हैं। इंडिया का खुद का एआई बन रहा है, उसका नाम है कृत्रिम एआई, KRUTRIM, कृत्रिम एआई। आज आइडिया आया और 1 महीने में वो कंपनी 8,000 करोड़ की बन जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ समझिए कि आज आप अपना ये चैनल शुरू कर रहे हैं हाँ। और 1 महीने बाद आपके पास 8,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी बन गई। कैसे? इसका मतलब बस यही, उनका इन्वेस्टर का क्या फिलॉसफी होता है ना कि जैसे मैं बैठा हूँ, मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, आप तीनों इन्वेस्टर्स हैं। मुझे बस आप तीनों को कन्विंस करना है। अब चाहे दुनिया में भले कोई कन्विंस ना हो, अगर आप इन्वेस्टर तीनों को convince कन्विंस हो गए, आप मुझे पैसा दे ही देंगे। अब आराम से मैं काम करूँगा। बढ़ ही जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आज तक 1 रुपया का रेवेन्यू नहीं है कृत्रिम एआई का, और वो 8,000 करोड़ की कंपनी है। तो एक मानसिकता भी तो बढ़ जाता है ना कि मैं इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ। उनको छोटा अमाउंट साइन करने में दिक्कत हो जाता है, उनको छोटा अमाउंट। हाँ, आप जो है अभी तक कितना फंड रेज कर चुके हैं? 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। जो एक भी रुपया नहीं। 1 रुपया आज तक रेज़ मैंने नहीं किया है, ना बाहरी इन्वेस्टर से तो कभी किया ही नहीं। मैंने आज तक 1 रुपया भी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं लिया है, कि बाहर से कोई इन्वेस्ट कर। सूर्यांश, एक बात और आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी आपका जो कंपनी है, क्या सूर्यांश के पास विजन क्या है? आने वाले समय में सूर्यांश कितने सालों में अपना कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी में तब्दील कर देंगे? देखिए, यूनिकॉर्न का विजन तो नहीं है, लेकिन मैं एक ड्रीम होता है हर फाउंडर का कि आईपीओ लाना है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है कंपनी को। स्टॉक मार्केट में जो आप देखते हैं आज जो शेयर्स ट्रेड होते हैं, मेरा सपना है कि मेरी कंपनी, और होगी ये जल्द से जल्द, क्योंकि जो आइडियाज़ है, जो विजन है मेरे पास, वो अगले 10 से 15 सालों में कंपनी का आईपीओ लाना है। एक जो विजन होता है, क्योंकि तब क्या होगा ना कि आज तक मैंने 1 रुपया भी रेज़ नहीं किया इन्वेस्टर से। तब क्या होगा कि पूरे देश के पास ये अपॉर्च्युनिटी रहेगी कि सूर्यांश कॉन्टेक में इन्वेस्ट कर सके, मेरे विजन्स में इन्वेस्ट कर सके। उस वक़्त मैं पैसा लूँगा। यही मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइवेट फंडिंग नहीं चाहिए। स्टॉक में आपको रजिस्टर्ड करवाना मैं है। सिंपल, मेरा एक विजन है, मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है और पब्लिक मेरे पे विश्वास करके इन्वेस्ट करेगी। मुझे प्राइवेट कोई- फंडिंग नहीं चाहिए। मतलब कोई इन्वेस्टर नहीं है, मुझे प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं चाहिए। आप नॉर्मल से ऐप पे जाइए, मेरा विजन पसंद है, मेरा रेवेन्यू, मेरे फाइनेंशियल्स, मेरे बैलेंस शीट आपको अच्छे लगते हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए। कि मेरा वो विजन है, मुझे पब्लिक को सपोर्ट करना है और उनको ग्रो करना है। अच्छा, आप शार्क टैंक गए, जो स्टॉक्स गए, वहाँ पे आप शार्क टैंक का जो फाइनलिस्ट बने, वहाँ पर गए तो फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा था। मतलब मैं पहली बार यहाँ से बैंगलोर गया था उस हाँ। वक़्त, छोटा सा बच्चा, उतना कुछ था नहीं उस वक़्त, एकदम 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में। और वहाँ पे
मतलब 5 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स थे हाँ। शार्क टैंक, क्योंकि सभी लोग बहुत जाते बड़ा हैं बहुत पॉपुलर अपने हो गया आइडियाज था, को अपने शेयर आइडिया, क्योंकि शार्क टैंक सीजन 1 एक मतलब इस देश में एक मतलब इंटरनेट ब्लास्ट हो गया था, इतना ज्यादा व्यूज कॉर्पोरेट था, जगत इतना में। कॉर्पोरेट जगत में एक पूरा हल्ला हो गया था शार्क टैंक को लेके। मैंने रैंडमली अप्लाई किया था, पहले स्टेज में अप्लाई किया, उधर से रिप्लाई आया कि यू आर सेलेक्टेड फॉर फेज 2 में अपना पिच बना के भेजना होता है कि आपकी कंपनी का आइडिया क्या है। मेरी पूरी टीम ने बेसिक पिच दिया, यहीं बैठ के हमने पिच किया था उस आइडिया को, क्योंकि उस वक्त एक था कि चलो शार्क टैंक एक अच्छा मंच है, वहां जाके कुछ किया जा सकता है, पैसा उस वक्त भी मैं नहीं लेता, और शायद इसलिए मैं आगे गया भी नहीं शार्क टैंक में, मैंने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया कि मुझे अब जाना है। फाइनलिस्ट बन गया और फिर मैं बैंगलोर गया, वहां पे ऑडिशंस हुए, वहां पे मैं गया, वहां मेरे कंपनीज को सुना गया, प्रॉपर जो शूट होता है ना शार्क टैंक का, तो वहाँ पे आया मिला था वो। वहाँ मतलब मैं पैसों के विजन्स के पैसों के लिए मैं वहां गया ही नहीं था, यही मैं हमेशा कहता हूँ। मैं गया था बस मुझे जानना था कैसा होता है शार्क टैंक इंडिया, अपना विजन बताने के लिए अपना कि हमारे विजन, पास मुझे ये पैसा नहीं स्किल्स है, हम चाहिए, अपना ये विजन हमको इंडिया के लिए ये करना है। मुझे इंडिया के लिए मुझे देखना था कि अच्छा जो शो में देखा करता था वो लाइव में कैसा होता होगा, अच्छा, उसी को देखने बस के लिए बस गए सिंपल थे। सी बात है। और वहां सिलेक्शन भी होगा कि बहुत रेयर बात थी कि 168 लोग को ही इस देश से चुना गया था, 5 लाख में से 168 लोग, 168 स्टार्टअप्स को ही चुना गया था, और मेरी कंपनी मंत्रा 5 उसमें से थी। अच्छा, बहुत बड़ा प्राउड का बात था मेरे लिए अच्छा उस वक्त। सुशांत, आप जो भारत मंडपम में जो है जी वहाँ भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जी मिले, वहाँ पे बातचीत कैसा जी, लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, मतलब नहीं कहते अनफॉरगेटेबल मोमेंट था मेरे लाइफ का, कि स्टार्टअप इस देश में नया है। आज 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप भले ही रजिस्टर्ड है, और ये भी बस मोदी गवर्नमेंट के बाद ही आई है, माननीय मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद ही आई है। इस देश में 2 स्टार्टअप हुआ करते थे 2011 के समय, जो कुछ स्टार्टअप के रूप में जो रजिस्टर्ड नहीं थे। कॉर्पोरेट तो हमेशा, ये तो सैकड़ों सालों से कॉर्पोरेट बिजनेस का हब रहा है इंडिया। स्टार्टअप इस देश में कोई नहीं था कि अनरजिस्टर्ड कंपनी जो स्टार्टअप के रूप में काम करी, जो मैंने आज नया कुछ स्टार्ट किया। 2 स्टार्टअप्स हुआ करते थे आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले। आज इस देश में 1,24,000 स्टार्टअप्स है। ये जो ग्रोथ आया है, एक सबसे बड़ा कारण मैं उन्हीं को मानता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी, गवर्नमेंट ने इसको इतना प्रचार किया स्टार्टअप को, इस इकोसिस्टम को, कि सारे लोग ग्रो करना चाह रहे थे, और सारे लोग ग्रो, और यही बात मोदी जी ने वहां पे भी कहा कि अगला जो आने वाला समय है ये टेक्नोलॉजी का समय है, ये स्टार्टअप का समय है, जैसे वो बोलते हैं, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वो बात भी करते हैं उनकी स्किल्स है हर तभी आप स्किल, ये बात। इसी बात पे कि हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि स्किल्स के ऊपर काम करना है, स्किल को लेके आगे बढ़ना है, स्टार्टअप को लेके आगे बढ़ना है। बहुत कुछ सीखने को मिला, इतने विनम्र हैं वो, और एक तो उनका प्रभाव जो होता है, एक बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था कि मैं बस जब वो बोल रहे थे ना, मैं मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये इंसान कभी ना कभी एक चाय वाला था। आप देश का आज प्रधानमंत्री देश बन का रहे हैं। प्रधानमंत्री, और ऐसा प्रभावशाली प्रधानमंत्री कि अगर पद से हट भी जाए तो दशकों तक उनको याद किया जाएगा। ऐसा प्रभाव है उनका, बहुत कम लोग ऐसा हो पाते। प्रधानमंत्री तो बहुत बने इस देश के, लेकिन ऐसा प्रभाव वाले बहुत कम, क्योंकि आपको नॉर्मली दिखता होगा ना कि अच्छा, अच्छा ये कैसा हो बिहार में रहा जो है। है बेरोजगारी का मुद्दा है, पूरे जी, देश में बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा है। एक आप युवा हैं तो आपके पास विजन है, सोच है, तो क्या लगता है इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा? बेरोजगारी को दूर करना है तो बस वही इंसान जो रोजगार ढूंढ रहा है ना, उसी को कंपनी खोलना पड़ेगा। ये एक बिटर सत्य है इस समाज का। आप कब तक जॉब के पीछे भागते रहेंगे? एक जॉब गलत नहीं है, क्योंकि मेरी कंपनी में ही लोग काम करते हैं, वो नहीं हो तो मैं भी नहीं हूंगा। मैं अपने लोगों से हूँ, अपने मेरे पास जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके कारण मैं बना हूँ। जॉब गलत नहीं है, उनकी जो ये मानसिकता है ना कि मैं कहीं पे नौकर हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये मानसिकता उनको एक स्लेव बना देता है। अगर आप नॉर्मली बाहर के शहरों में जाएंगे, लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जैसे अभी मैं बॉम्बे से आ रहा था, देख रहा था कि एक वहाँ पे, मैं जहाँ रहता हूँ, एक वॉल स्ट्रीट करके बना हुआ है, जहाँ ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट के ऑफिसेज हैं। वहाँ लोग काम करके उधर रहे हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड एकदम। एक तो वो फॉर्मल्स में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट एकदम अपने लाइफ से बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं बैठ के, और टेंशन में है। मुझे लगता है कि जब ये इंसान जो नौकरी कर रहा है खुशी से काम करने लगेगा, ये देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। और जिनके पास नौकरी नहीं है, वो अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ट्राई कीजिए। आज इंटरनेट से कमाने का सैकड़ों जरिया मिल चुका है इस देश को, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे साथ थे दुनिया के सबसे कम उम्र के 56 कंपनी के सीईओ सूर्यांत थे, जो जॉस टॉक्स में भी गए। शार्क टैंक जो है, जो इंडिया में जो है एक विजन लेकर शार्क टैंक आया कि युवा उद्यमी को जो है फंड रेज करके हमें जो देना है, उनका इक्विटी पार्टनर बनते हैं, और वहां तक पहुंचे हैं। और आपको बता दें, सबसे कम उम्र के 56 कंपनी को सीईओ जो है सूर्यांत से थे। हमारी बातचीत कैसा लगा आपको, आप जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।